तो फिर परसेंटेज की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। ठीक है, परसेंटेज की तीसरी क्लास है और क्वेश्चन नंबर 12। कल 11 क्वेश्चन हो चुके थे और कल का जो लास्ट क्वेश्चन था उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है ये। करो फटाक से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। यदि 270 का x प्लस 25% है, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है, तो बताओ आगे क्वेश्चन को। यदि 200 का x प्लस 270 का x प्लस 25%, 240 के x परसेंट से 20% अधिक है, तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो जरा, क्या बोला है कि 270 का 270 का कितना, 270 का x प्लस 25%, यानी कि x प्लस 25% जो है वो 240 के x परसेंट से 20% अधिक है। कितना अधिक है, ये 20% अधिक है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20% अधिक होने का मतलब 120% है, तो हमें इसका भी 120% चाहिए, क्योंकि अपने आप पे 100% तो होता ही है। 20% अधिक है मतलब कि 120% है, और 120% का मतलब क्या होगा बताओ। 20% का मतलब होता है 1/, तो तुम लोग यही नहीं बताते हो। 2 से इसको काट दो 6 बार, 2 से इसको काट दो 5, 6/5। तब फिर 20% का मतलब होता है 1/5, और उसका ये 6 गुना है 120%, यानी कि 6/5। तो हम इसका कितना निकालेंगे, 6/5। ठीक है, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो आगे हम क्या करेंगे, इसमें इस 5 का मल्टीप्लाई इधर होगा, होगा कि नहीं होगा, तो इसमें मल्टीप्लाई करो जरा, करो। या तो अगर डिवाइड करना चाहो पहले तो डिवाइड भी कर लो। कितना आएगा, या तो पहले डिवाइड कर लो उसके बाद कर लो, वैसे भी हो जाएगा। हाँ बताओ, कितने से कटेगा ये बताओ, कितने से काटोगे इसको, ये 0 से 0 हटा दो, 3 से, 3 से कटेगा 8 बार, 3 से कटेगा 9 बार। ठीक है, और कुछ तो कटेगा नहीं, बस इतना ही हम कर सकते हैं। अब इस 5 का मल्टीप्लाई इधर करा दोगे, किसको, 9 और 6 को। अच्छा अब ऐसा ही करा लो, 9 से 5 कराओगे 9 अपना 45x, इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना होगा, 25। बताओ जरा, 25 × 9 ही लिख दे, ये हो जाएगा हमारे पास 8x, सॉरी 8×48 होगा ये, 48x। ठीक है, बस इतना ही होगा ना इधर, परसेंट से परसेंट तो ये हट ही जाएगा, इतना ही रहेगा इधर। अब 45 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3x। इधर कितना हो जाएगा ये, 9 अपना 45 का 5, 9 दूनी 18 और 4 22, 225। 225 इस 3 से कट जाएगा कितनी बार, 7 3 का 21, एक हासिल लगेगा, 5 3 15, यानी x बराबर कितना आ गया, 75। x बराबर 75 आया। अब x की वैल्यू तुम्हें मिल गई, तो x प्लस 125 का 12% x के 10% से कितना अधिक है, तुम्हें ये बताना है, तो बता दो। बताओ जरा, बोलो।
करो फटाक से। बोलो। एक्स ये 9x 9 का 45, इसमें इसमें भी तो 9, इसमें अभी हमने 9 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ ना। देखो ये ऐसा बनेगा, ये बनेगा 9x प्लस 25 में 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना बनेगा, 9×45 का 5, 9 दूनी 18, 18 और 4 22, 225 बनेगा ये। ठीक है, बराबर में कितना रहेगा, 8 संग 48x। ठीक है, ये जो नीचे 5 रहेगा, अब हम इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देते हैं। जो बटे में 5 रहेगा, इस 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 45x बनेगा। अभी यहाँ पे हमने 9 का नहीं कराया था, ये 45x प्लस ये कितना रहेगा 225 इंटू में, हाँ तो ये भी 5 हो जाएगा ना, ये 48x। ठीक है, अब ये जाएगा तो कितना बचेगा 3x। अभी सही है ना, ये 5 इधर आ गया तो इधर कितना बचेगा, ये इंटू में कितना रहेगा 5। अब इसको जरा कितने से कटेगा, ये 75, 75 का 5 गुना 55 25 और 7 गुना 35 और 2 37, 375। ये x की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू आएगी 375। ठीक है, अब सही है, वो 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ नहीं था। अब हमें बताना क्या है, जरा देखो इधर। अब हमें बताना ये है कि x प्लस 125 का 12%, x की वैल्यू है 375, 375 में से 125 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 500। तो हमें बताना है 500 का 12%, यानी कि 12/100 है ना। इससे तो हम इसको रेशियो में लिख लेते हैं। एक हमारा ये हो गया x के 10%, x का है 375 और 375 का 10%, यानी कि 10/100 ऐसा, या सीधे से इसको परसेंट रखो या ऐसे भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 100 से 100 कट ही जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 2 से काट दे इसको, 2 से ये 6 बार, 2 से ये 5 बार, 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से कट जाएगा 100 बार। ठीक है, अभी ये 25 से कट जाएगा ना, 25 चौके 100, और ये कितनी बार, 25 से कम 25, कितना और बचा अभी 12, 25 पंचे 125, 15। ठीक है, अभी और कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा 2 बार और 3 से कटेगा ये 5 बार, तो कितना बना 4 दूनी 8 और ये 5, 8/5 है ना। अब हमसे बोला क्या है कि x प्लस 25 का 12% x के 10% से कितना अधिक है, यानी इससे कितना अधिक है। तो देखो कितना अधिक है, 3 अधिक है। हमसे बोला है कि भाई ये 3 अधिक है किससे, इस वाले से, x के 10% से, x का 10% ये 5 आया है, इससे कितना अधिक है। ठीक है, तो बताओ कितना, कितने प्रतिशत, प्रतिशत के लिए हम क्या लगाते हैं 100, 5 से इसको काटोगे 20 बार और 20 दिया 60, तो आंसर क्या आएगा 60%। बस इतना सा है ना। आप चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे से ऐसा कर दो कि 500 का 12% निकाल दो और 375 का 10% निकाल दो। आप परसेंट से भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन रेशियो से करोगे तो ज्यादा सही पड़ेगा। ठीक है, हाँ तो कितना परसेंट अधिक हुआ 60%। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है हमारा ये है टाइप नंबर 4, कल टाइप नंबर 3 था, ये हमारा टाइप नंबर 4। और ये यहाँ पे सही कर लेना, यहाँ पे है 31 सही 1/4%। बस अब पढ़ो जरा क्वेश्चन को एक बार ध्यान से। जब एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि की जाती है और हर में 31 से 1/4 की वृद्धि की जाती है तो यह 5/14 हो जाता है। अंश ज्ञात कीजिए। तो देखो हमें पता है जो भिन्न होती है, भिन्न होती है x/y के रूप में।
ये कोई भिन्न, हमें नहीं पता उसका अंश अंश क्या है, उसका हर क्या है, तो हमने x और y मान लिया। अब बोला है कि भिन्न में अंश में 25% की वृद्धि की जाती है। 25% की वृद्धि का मतलब क्या होता है, 125%। तो 125% निकाल लो सीधे से, या तो हम ऐसे भी कह सकते हैं ना कि देखो 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, यानी अगर कोई भिन्न 4 रही होगी तो उसमें 1 की वृद्धि, तो कितना, 5/4। ठीक है, अगर वो संख्या पहले 4 रही होगी तो अभी वो कितनी हो गई, 5, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो 31 से 1/4 है, ये किसी का फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होता ये, ठीक है। तो देखो जरा हम इसको नॉर्मल सा करेंगे, 31 का 4 गुना करोगे कितना आएगा, 124, 124 और 125 बटे में 4 और परसेंटेज का 100, यानी कि 400 हम लिख देते हैं इसको। ठीक है, आप 25 से कट जाएगा ये, बताओ, कट जाएगा ना, 25 से कम 25 कितना बचेगा, 15, कट जाएगा। 25 पंचे 125, और ये काटोगे इसको जब 25 से तो ये एक बार कटेगा, और फिर कितना बचा, 15, 150, कितनी बार में कटेगा ये, 25 चौके 100, और ये 6 बार में, यानी कि 5/16 हमें क्या मिला, 5/16 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। तो अगर कोई किसी जो भिन्न थी उसका अंश अगर हम पहले 16 था तो उसमें 5 की वृद्धि हुई है ना, क्योंकि वृद्धि की गई है। तो पहले अगर वो 16 था तो अभी कितना हो जाएगा, 21। तो अगर हम बोले कि ये पहले 16 था, अगर पहले ये 16 था तो 5 की वृद्धि हो गई तो ये हो गया 21, और इतना सब होने के बाद ये बन जाती है भिन्न 5/14। सिंपल सी बात है, ऐसे कर लो। या तो तुम ऐसे भी कर सकते हो कि अंश में हमने 25 की वृद्धि की है तो 125%, हर में हमने 31 से 1/4 का जो किया है, तो जब इसको तुम करोगे 31 से 1/4%, इतना सब करने के बाद भी ये बनेगा 5/14। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो आओगे यहीं पे, ठीक है। तो इससे बढ़िया इसी से सॉल्व करो, ठीक है। इसको हटा देते हैं, ये तो आप समझ गए हो, जिसको नहीं आया समझ में उसके लिए कर ही देते हैं बगल में। ये हुआ था 125 बटे में 400, जब हम इसको 5 से काटेंगे तो बनेगा 5/16, 16 में 5 की वृद्धि। तो अब जरा इसको सॉल्व करो आगे। तो जब इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, x इंटू, बताओ, 5 तो हमारा वहीं पे रहेगा, 4 हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर अगर 21 की बात करें तो 21 हमारा यहीं पे रहेगा, ये 16 ऊपर चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ऐसे लिखे हैं 5/4, नीचे लिखा है 21/16, तो इन बीच का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर का, तो इसीलिए 5 के साथ 16 का मल्टीप्लाई हुआ, 4 के साथ 21 का, समझ गए। बीच बीच का मल्टीप्लाई होगा, बाहर बाहर का होगा, बस इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। ये छोटे में सिखाया जाता है। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 5/14 के। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है और कोई दिक्कत नहीं है। तो जरा सॉल्व करो, क्या आएगा, क्या 5 से ये 5 कट जाएगा, और क्या कटेगा, 2 से, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 8 बार, ठीक है। 7 से ये 2 बार, 7 से ये 3 बार, अभी 2 से ये कट जाएगा 4 बार, ठीक है। अभी कोई दिक्कत, सब कट गया, क्या नहीं आया, देखो अब देखो जरा, हमने क्या किया, इस 5 से 5 को हटा दिया, बात खत्म। इस 2 से हमने काटा 2 बार, 2 से इसको काटा हमने 8 बार, ठीक है। अब ये कटेगा तो ये 7 से कटेगा 2 बार, 7 दूनी 14, और 7 से कटेगा 3 बार, 7 त्रिका 21। अब हम 2 से इसको काट देंगे 4 बार, तो कितना बनेगा, ये क्या कट गया, अब नहीं कटेगा ना। अब हम अगर x और y को यहीं पे रखें तो ये 4, ये 3 जो है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 4 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 8 है, यानी भिन्न हमारी है 3/8। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 3/8, ठीक है। ओरिजिनल भिन्न हमारी ये थी जो इतना सब करने के बाद 5/14 बनी थी, समझ गए, हाँ नहीं आया, आ गया, अच्छा कुछ भी तो नहीं किया हमने, इसका 125%, इसका 31 सही 1/4,
4%। बस इसको सॉल्व कर दोगे, काटा पीटी कर दोगे, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखो जरा इसे ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लोगे तो रेशियो में ऐसा क्वेश्चन तुम्हें कराया गया है, सेम सेम क्वेश्चन कराया गया है रेशियो में, तो तुम्हें समझ में आएगा। एक विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में गणित, भौतिक और रसायन विज्ञान की पुस्तकों की संख्या जो है 8, 5, 9 के अनुपात में है। इन पुस्तकों में क्रमशः 10, 5 और 5% की वृद्धि करने का प्रस्ताव है। वृद्धि के बाद पुस्तकों की संख्या का अनुपात बताओ। 10, 5 और 5। ठीक है, अब देखो इसको हम सिंपल सा कर सकते हैं कि भाई जो मैथ की है, जो गणित वाली पुस्तकों की संख्या का अनुपात है वो है 8, उसके बाद जो भौतिक वाली है यानी कि जो फिजिक्स वाली है उनका अनुपात है 5, जो रसायन है केमिस्ट्री की उनका अनुपात है 9। तो हम कर क्या रहे हैं, सिंपल सा हम पहली वाली बुक में 10% की वृद्धि कर दे रहे हैं, यानी वो पहले 100% थी, हमने 10 का वृद्धि कर दिया तो वो 110% हो गई। तो हम इसका सीधे से 110% निकाल देंगे रेशियो। दूसरी वाली बुक में 5 की वृद्धि की गई है, यानी अब ये 105% हो गया है रेशियो। तीसरी में भी 5% की वृद्धि की गई है तो ये 105% हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम परसेंट से परसेंट को हटा देंगे, ठीक है, और अगर हम इसको 5 से काटें तो ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 बार। इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। इसको अगर 5 से काटे तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अभी और कुछ कटने वाला नहीं है, तो सीधे से इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 और 1 17, 176। इसका 105, इसका 189। तो कौन सा सही हुआ, 176, 105। ऑप्शन नंबर डी, 176, 105। आसान था, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्या हुआ, हम जब भी वृद्धि करते हैं तो 100 में करते हैं, कमी करते हैं तो भी 100 में करते हैं। तो ये आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 115। एक परिवार का गेहूं, सब्जी और तेल पर व्यवसाय 12:8:5 के अनुपात में है। इन वस्तुओं के मूल्य में 50%, 25% और 40% की वृद्धि की गई। इन वस्तुओं पर परिवार के व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। पढ़ो इसको ध्यान से और करो सभी लोग। करो, मन में कर रहे हो तो। अच्छा, तुम्हारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि क्या हम जो दिया है इसका 50% तो हम निकाल लेंगे, 6, इसका 25% हम कैसे निकालेंगे, निकल आएगा, पॉइंट में तो नहीं जाएगा। 2 का 40, 5 का 40% निकल आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तब अच्छी बात है। अब देखो जरा, हमने इसको माना है 12, ये है 8, ये है 5, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि पहले वाले में हमें वृद्धि करनी है 50% की, इसका 50% होता है 6, यानी हमें 6 बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा बढ़ के। हमें 8 का 25% बढ़ाना है, तो 8 का 25% का मतलब क्या होता है, 1/4, तो यानी कि 2, हमें 2 बढ़ाना है इसमें, ठीक है। तो ये 8 में से जब हम 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हमें इसका 40%, 20% का मतलब होता है 1/5, 40% का मतलब 2/5। तो इसमें भी कितने की वृद्धि होगी, इसमें भी 2 की वृद्धि होगी, समझ गए। तो ये कितना हो गया, 7। तो हमें बस इतना सा बताना है कि व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अगर हम पहले का व्यय देखें तो 12, 8, 20 और 5 25 था। अगर हम अभी का व्यय देखें तो 18, 10, 28 और 7 35, ठीक है। तो कितने की वृद्धि हुई है, 10 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, इस पर, 25 पर, ठीक है।
तो प्रतिशत बताना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौके 100 यानी कि 40%, 40% की वृद्धि। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहो तो इसको 1200 मान लो, चाहो तो इसको 800 मान लो, चाहो तो इसको 500 मान लो, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बस 2 जीरो बढ़ेंगे वो लास्ट में जाके कट ही जाएंगे, है ना। तो बस हमें यही देखना होता है, अगर हम उनका उतना परसेंट निकाल पाते हैं, अगर दशमलव में जाता है तो फिर हम 100 मान लेते हैं, 200 मान लेते हैं, नहीं जा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बताओ, बस हमें इसका 50% बढ़ाना था, इसका हमें 25% और इसका 40%। तो पहले खर्चा 25 था, अब 35 हो गया है, 10 की वृद्धि हुई है इस पहले वाले पर, तो 100% क्या 40% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा इसको देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 16। बी सी डी और ई के वेतन क्रमशः इस अनुपात में है, उनके वेतन में 20, 30, 40 और 50 की वृद्धि की गई। यदि डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 रुपए हो तो बी सी डी और ई के मूल वेतनों का योग बताओ। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बोला है हमसे बी सी कितना 1400, डी और ई ये है 2, 3, 4 और ये 5। तो यहां पे इसने ये बोला है कि इन सब में जो वृद्धि की जाती है वो तो ठीक है, लेकिन डी का बढ़ा हुआ वेतन कितना है? डी का बढ़ा हुआ वेतन 560 है। तो जरा देखना ध्यान से, डी का बढ़ा हुआ वेतन 500, ये पहले का नहीं है, ये बढ़ने के बाद का है। तो डी में हमने वृद्धि कितने की है? बी सी डी ये 40% की वृद्धि हमने की है। 40% वृद्धि का मतलब 140%, यानी ये जो तुमको वैल्यू दी गई है ये किसके बराबर है? 140 के बराबर। ये कितना परसेंट है? 140% के बराबर, क्योंकि ये डी का ही तो वेतन है बढ़ने के बाद, और हमने वृद्धि की है डी में 40% की, यानी कि ये जो वैल्यू है ये 140%। पहले वो 100% रहा होगा, 40 की वृद्धि की गई तो अब ये 140 हो गया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि अगर ये 560 जो है ये 140% की वैल्यू है, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा यहां से बताओ, बोलो। अगर हम इस 560 में 140 का भाग दे दें तो हमें क्या मिलेगा बताओ जरा? 1% का मिलेगा। बहुत सही। 1% का मिलेगा, कितना आएगा? इंटू 100% नहीं करेंगे? तो ये 140% था, तो इसका 100% क्या होगा? जब हम 100% निकालेंगे तभी तो इस डी के बराबर जाएगा। तो कितना आएगा? 14 चौके 56, यानी कि आया 400। ठीक है, अब ये 100% का जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इसका मूल वेतन बन गया डी का। तो इस 400 को हम क्या करेंगे? अब ये जो 400 है ये डी का मूल वेतन बन गया पहले का, और पहले वेतन कितना था? 4। हमें बताना क्या है? सभी का मूल वेतन। तो हम अलग अलग ना करके इन सबको जोड़ दो, तो कितना होगा? 4 2 6, बताओ, 5 5 10 4 14, यानी टोटल वेतन इनका 14 है। तो यहां से एक का मिलेगा तो हम 4 का मल्टीप्लाई करा दो सीधे, ये 4 से कैंसिल होगा 100 बार, तो कितना आ गया? 1400, यानी उन सभी का मूल वेतन क्या था? 1400। बताओ, कोई दिक्कत? कुछ नहीं था। डी का बढ़ा हुआ वेतन 560, यानी 140 किसके बराबर था? 560 के। अगर 140 की वैल्यू 560 तो 100% क्या? जैसे 100% का मल्टीप्लाई कराओगे तो हम डी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये डी का मूल वेतन मिलेगा। तो जब डी का मूल वेतन मिल जाएगा यानी इस रेशियो में मिल जाएगा वो, तो जब हम डी का मूल वेतन यहाँ पे 4 है, हम 4 का भाग दे देंगे तो 1 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर चाहो तो इन सब के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो 1400 आएगा, या पहले इनको जोड़ के 14 का मल्टीप्लाई कर दो तो भी 1400 ही आएगा। ठीक है, बताओ, कोई दिक्कत? अच्छा, अब हम लोग आ चुके हैं परसेंटेज में। अब आ चुके हैं परसेंटेज चैप्टर के अंदर, टाइप नंबर 5 से। अभी तक जो थे वो हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिनसे तुम करना सीख जाओगे। अब ये जो टाइप नंबर 5 है ये हमारे पास है फेल वाले पास वाले। ठीक है,
यानी कि ये फेल, पास, और जो मार्क्स वाले नंबर होते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन, ये वो वाले हैं, इनको अब समझना है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक छात्र को 244 अंक प्राप्त हुए और उसे कुल अंकों के 12% से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया। एक छात्र को अधिकतम कुल कितने अंक प्राप्त हो सकते हैं? ठीक है, तो देखो जरा इसमें हम करेंगे क्या। हमसे बोला है कि कुल अंकों में से 340 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, और इस लड़के ने कितने प्राप्त किए हैं? 244। तो कितने का अंतर है यहाँ पे? 96 का। और देखो अगर ये 340 प्राप्त कर लेता तो ये पास हो जाता, क्योंकि पास होने के लिए कितने? 340 चाहिए, तो ये पास हो जाता। लेकिन दिक्कत क्या है कि इसने 244 प्राप्त किए और ये 12% से फेल हो गया, यानी ये जो इनकी गैपिंग है इसी की वजह से फेल हुआ है, यानी यही क्या है? ये 12% के बराबर है। तो अगर 96 जो है वो 12% के बराबर है तो 100% क्या? तो 12 96, तो आंसर क्या आया? 800। यानी पास होने के लिए उसे कितने चाहिए बताओ? तो अधिकतम कुल कितने अंक? अच्छा, पूर्णांक उसका 800 का है, अधिकतम अंक 800 ही मिल सकते हैं। ठीक है, 800 में से वो 340 लाता तो पास हो जाता, बट वो 244 लाया, फेल हुआ 96 की वजह से। और यहाँ पे कह रहा है कि 12% की वजह से, ये 12% 96 के बराबर, तो 100% क्या? 800, यानी कि पूर्णांक कितने का था? 800 का था। कोई दिक्कत? तो इन टाइप को समझने चलना कि फेल पास वाले क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। अब देखो जरा यहाँ पे, राजीव ने एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो जरा राजीव ने क्या किया, राजीव ने कि उसने 20% अंक प्राप्त तो किए, लेकिन वो क्या हुआ कि 25 नंबर से फेल हो गया। कितने नंबर से? 25 नंबर से। यदि वह 50% अंक प्राप्त करता, अगर वो 50% नंबर प्राप्त करता तो उसे उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक मिलते, यानी उसे 20 नंबर एक्स्ट्रा मिलते। बात समझे? तो परीक्षा के लिए उत्तीर्ण अंक क्या है, यानी पासिंग मार्क्स पूछा हमसे, उत्तीर्ण अंक क्या है। तो देखो हम करते क्या है इसमें कि ये 20% ला के 25 नंबर से फेल हो रहा है, और ये 50% नंबर ला के 50% नंबर ला के 20 नंबर एक्स्ट्रा ला रहा है। तो इनके बीच में गैपिंग कितने की हुई? इनके बीच में हम हमेशा डिफरेंस लेते हैं, अंतर लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 30% का। और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है? 45 का। ठीक है, तो अगर ये 45 किसके बराबर है? 30 के, तो 100% क्या होगा? 15 से ये 2 बार, 15 से ये 3 बार, 2 से ये 50 बार, तो 100% कितना है? 150। यानी परीक्षा का जो पूर्णांक है वो कितना है? 150 है। बट हमसे पूर्णांक तो इसने पूछा नहीं है, हमसे इसने पूछा है कि परीक्षा के उत्तीर्ण अंक क्या है, पासिंग मार्क्स क्या है। तो हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि भाई देखो, इसने बोला कि पूर्णांक का अगर वो 20% लाता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि 150 का 20%, 150 का 20% कैसे निकालोगे? अगर 150 का 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 30। अगर वो 30 नंबर लाता है तो वो 25 नंबर से फेल होता है, अगर वो 25 और ले आता तो वो पास हो जाता। यानी इसमें अगर हम 25 और इसको दे दें, यानी कि 55 नंबर क्या थे उस पेपर के? पासिंग मार्क्स। चाहो तो इसको तुम इससे भी कर सकते हो कि अगर हम 150 का 50% निकाल दें तो कितना आएगा बताओ जरा? 75। लेकिन वो 20 नंबर एक्स्ट्रा लेके आ जाएगा, तो हम इसमें से अगर 20 हटा देंगे तो भी कितना आएगा? 55। तो पासिंग मार्क्स 55। ठीक है, बताओ ये समझ में आया? ये 45 कहां से आया? आ गया ना? 45 इसलिए आया क्योंकि 25 नंबर से वो फेल है, माइनस के 25 में, और ये 20 एक्स्ट्रा ला रहा है, प्लस के 20 में। तो जब -25 से 0 तक आओगे तो 25 वो हो गया, और 0 से 20 तक जाओगे तो 20 ये हो गए, यानी कि 45 नंबर का डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस हुआ ये 30% के बराबर है। तो 30% 45, तो 100% 150। 150 पूर्णांक है, अगर 150 का वो 20% लाता है यानी 30 नंबर लाता है
तो 25 नंबर से फेल होता है। अगर उसको हम 25 और दे दें तो वो पास हो जाएगा, यानी कि 55 नंबर उस पेपर के पासिंग मार्क्स। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। करो इसको जरा ध्यान से, समझो ध्यान से और करो। कुछ नहीं है, उसी का बड़ा भाई है जो अभी हमने पीछे देखा है। एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है, ये क्या होगा जी? एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। ये हटा देना इसको, वह 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% अंक प्राप्त किए वह उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक अंक प्राप्त करता है। तो अधिकतम अंक क्या है, यानी कि उसका पूर्णांक क्या है पेपर का, तुम्हें यही बताना है। बताओ आराम से, आराम से बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, बहुत टाइम। देखो जरा, एक उम्मीदवार जो 50% अंक प्राप्त करता है 100 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। अगर वो 50% नंबर लाता है तो वो 100 अंकों से फेल हो जाता है। ठीक है, अब दूसरी तरफ इन्होंने ये बोला है, क्या कहा इन्होंने कि लेकिन एक अन्य उम्मीदवार जिसने 78% नंबर प्राप्त किए हैं, कितने नंबर? 78%। ध्यान से समझना, इसने 78% नंबर प्राप्त किए, वो उत्तीर्ण अंक से 30% अधिक प्राप्त करता है। बताओ, यानी ये जो इसने 78% नंबर प्राप्त किए हैं, ये उत्तीर्ण अंक से 30% ज्यादा है। अगर उत्तीर्ण होने के लिए मान लेते हैं 100% चाहिए, तो उससे 30% ज्यादा है, यानी ये जो 78% है किसके बराबर है? 130% के। तो हम इसको कैसे करेंगे? 78 अगर बराबर है 130 के, तो 100% क्या? तो बताओ कितना आएगा? ऐसे ही होगा ना, यानी कि 60%। यानी इनके कहने का कुल मिला के मतलब था 60%। समझ गए? तो अब कुछ नहीं है, इसने 50% ला के 100 नंबर से फेल हुआ है। अगर 60% ले आता तो ये पास हो जाता कि नहीं? तो कितने का अंतर है? 10% का। किस लिए? 100 नंबर की वजह से। अगर ये 100 बराबर है 10% के, तो 100% क्या? तो 100% 1000, यानी उस परीक्षा का पूर्णांक था 1000। बताओ कोई दिक्कत? बताओ, बस यहां पे समझने वाली बात थी। वो 78% नंबर लाया है जो कि उत्तीर्ण अंक का 30% अधिक है, यानी वो 130% लेके आया। अगर 78% 130 के बराबर है तो 100% क्या? तो ये उत्तीर्ण होने के लिए 60% नंबर चाहिए, जबकि वो 50 ला के 100% 100 नंबर से फेल हो रहा है। यानी 10% और ले आता, यानी वो 100 नंबर और ले आता। 10% बराबर 100, तो 100% बराबर 1000। ठीक है, तो 1000 का उसका पूर्णांक था पेपर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़ते हैं और इसका आंसर देते हैं। एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंक के 3 विषय है। ठीक है, एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86%, उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए। तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत क्या है? देखो जरा, क्या बोला इन्होंने कि जो एक पहला सब्जेक्ट था उसमें कितने लेके आया है? 75%। जो दूसरा सब्जेक्ट था उसमें ये लेके आया है 86%। लेकिन तीसरे सब्जेक्ट में वो कितना लेके आएगा हमें यही नहीं पता है। ठीक है, जबकि वो पूरा मिला के अगर हम इन तीनों को मिला दें एवरेज इनका, तो वो कितना है? 68%। 43 होगा। हम इसको करेंगे औसत वाले कॉन्सेप्ट से, एवरेज वाले से। इसको हम लोग परसेंटेज से नहीं करेंगे, एवरेज से। तो हमें इतनी बात समझ में आती है, औसत का फार्मूला तो सभी को पता होगा, है ना? टोटल नंबर का सम और नीचे टोटल जो नंबर होते हैं, संख्या जो होती है उनकी।
तो वो औसत के, और ये हमें औसत दे रखा है, औसत दे रखा है किनका, इन 3 सब्जेक्ट का 68। तो यदि हम इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो वो क्या बन जाएगा, 8 3 का 24, 4 36 का 18 और 20, यानी कि 204। यानी उसको तीनों में मिला के 204% चाहिए, जबकि वो 2 में कितने ला चुका है, 6 5 11 और 8 और 7 15 और 1 16, 161% वो ला चुका है। तो हम इसमें से 161% घटा देंगे, तो 4 में से 1 गया 3, 10 में से 4 गया 4, यानी उसे इस तीसरे सब्जेक्ट में चाहिए थे 43%। बोलो, एवरेज का फॉर्मूला यही होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, टोटल नंबर्स का सम डिवाइड में टोटल नंबर्स की संख्या। तो ये संख्या क्या थी, 3 थी, एवरेज क्या था 68%। तो अगर हम इस टोटल नंबर्स का इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो इनका सम पता चल जाएगा, इन तीनों का। हमने वही किया, एवरेज के साथ इस संख्या का मल्टीप्लाई किया तो हमें सम पता चल गया, इन तीनों का योग क्या होगा, उन तीनों के योग में से हमने इन 2 का योग घटा दिया तो तीसरा अपने आप पता चल गया 43%। बस इतनी सी बात थी, और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है, आगे मिलेंगे कल, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही।